ठीक है. So do you know, I've turned the recording on. So أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hasnain, your name is Hasnain, right? Hasnain Sindla. Yes, sir. Sure. Okay. अच्छा हसनैन, ऐसा है कि do you know the relationship between speed, distance and time? Yes, sir. Okay, क्या है वो? सर जब हम स्पीड इंक्रीज करते हैं हाँ हाँ तो जो हमारे पास डिस्टेंस कवर होता है इन मैनेज टाइम, हाँ हाँ. So अगर आपको तो हम उस distance पता हो covered and आपको time पता हो तो आप speed calculate कर सकते हैं, right? यस सर, S इज इक्वल टू V ओवर T द फार्मूला इज. ओके, ठीक. अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि गाड़ी में स्पीड किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं. आपने गाड़ी या मोटरसाइकिल के ऊपर जो स्पीडोमीटर लगा होता है, स्पीड आपको जी सर. बताता है इंस्ट्रूमेंट. हाउ इज दैट जी. कैलकुलेटेड, डू यू नो? यस सर, वो हम स्पीड टाइम के हवाले से कि हम कितने यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करें तो उसमें हमारी कितनी स्पीड पर आर थी, तो उस हवाले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं कि how technically how is the speed calculated when you are, let's say, using a bike or a car? उसमें क्या मतलब थ्योरी क्या होती है, किस तरह कैलकुलेट को किस तरह करते हैं? सर जी. हम सर डिस्टेंस कवर देखते हैं यूनिट टाइम में कि हमने यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है, उस हवाले से स्पीड तो क्या आती कैसे है. देखते हैं डिस्टेंस कवर्ड, कैसे देखते हैं? गाड़ी में है तो क्या चीज होती है जो आपको बताती है कि डिस्टेंस कवर्ड कितना है? सर हमें मीटर पे शो हो रहा होता है कि रीडिंग क्या आ रही है स्पीड की और डिस्टेंस नहीं, की. वो मीटर पे किस तरह क्या उसके बिहाइंड द मीटर, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड और व्हाट इज द वे इट इज कैलकुलेटेड? सर वो जो एक्सेल और जो व्हील्स की मूवमेंट होती है रोटेशन पर सेकंड्स के थ्रू आई थिंक वो कैलकुलेट किया जा रहा होता है. वो, यस, यू आर राइट, ऑलमोस्ट राइट. बेसिकली आपका जो गाड़ी का या मोटरसाइकिल का टायर का सर्कमफ्रेंस है, राइट? You know जी the सर. length of the circumference. You also know the rate of rotation, right? जी. जिसको RPM भी जी. कहते हैं, right? Rotations per minute. So if you know the circumference of the tire and you know the speed at which it is rotating, अगर एक मिसाल के तौर पे 1 मीटर है और वो 1 घंटे में 100 सर्कल करता है, दैट मीन्स 100 मीटर्स जाएगा वो आगे, राइट? राइट सर. Okay. So that is how your speed is calculated in a car or on a motorcycle, by knowing the circumference and RPM of the rotation of the wheel. राइट सर. You know this? अच्छा, हवाई जहाज में क्या होता है? हवाई जहाज में आपका जो व्हील है वो तो टेक ऑफ के बाद इट गोज अप, तो उधर स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर उधर स्पीड फिर आई थिंक वही डिस्टेंस कवर वाली बात आ जाती है कि हम कितने यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, और इस हवाले से जो हमारे इंजन के अंदर प्रोसेस हो रहा होता है, हमारा फ्यूल बर्न हो रहा होता है इंजन प्रोसेस, उस हवाले से शायद. नहीं, आपका स्पीड आप देखें, जो आरपीएम है हवाई जहाज के अंदर जो आरपीएम होता है, रोटेशन पर मिनट, वो पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट के अंदर जो प्रोपेलर रोटेट कर रहा होता है, ये give you the RPM. सर आपकी वॉइस में इशू आ रहा है. आई एम नॉट गेटिंग यू कम्प्लीटली सर, वॉइस में इशू आ रहा है.
Yes, sir. Now Hussein, it's can you hear okay. me? Okay, all right. एक सेकंड मुझे ध्यान रखें. Ahmed, are you leaving? Just a minute. I'm in the class. Ahmed, can you hear me? Assalamu alaikum. Okay. Acha. So, in the aircraft, it is totally different. Completely different concept of calculating your speed. Okay? Okay. It is, Yes, sir. it is the, it is basically the air that is coming and meeting the aircraft. So the speed of the aircraft is the speed at which the relative airflow is hitting the aircraft. Okay. Okay? So Yes, that sir. is why you have a thing called pitot tube. You have heard about this? Pitot tube का सुना है? Let जी me. सर. हाँ? Pluto cube. Which Sure, sir. Pluto cube terms me. क्या चीज होती है pitot tube? Sir, I don't know in detail about it, but I have listened through my teacher that Pluto are from involved in calculating airspeed of the aircraft. Okay, मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर दिखा देता हूँ pitot tube. How does it look? Uh, there are many pictures, I'm sure, over here on Google also. You see this picture, ये जहाज के नीचे, wing के नीचे, ये, can you see this, my cursor moving Yes, on it? sir. This is the pitot tube, and the spelling is Pitot. ठीक है, last Okay. T is silent. Right, sir. ठीक है. Yes, sir. So what this is actually doing is, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके पीछे एक छोटा सा पर्दा लगा हुआ है, ड्रम लगा हुआ है. That Right, sir. basically, it's just to make you understand. If there is more pressure, it is pushed back more. If it is less pressure, then it is, uh, coming back to its original place. Okay. तो ये पीटो ट्यूब जो है, ये this will give you the speed at which the air is coming and hitting this pieto tube. Clear on Right, this, sir. Sam? Yes, sir. Yes, sir. ये जो indicate करेगा, this is the indicated airspeed. समझिए? Yes, So sir. this is called the indicate. अब पीटो ट्यूब आपने देख लिया किधर लगा हुआ है, विंग पे यहाँ पे लगा हुआ है. Yes, sir. बहुत से जहाजों में the pitot tube will be placed elsewhere. ठीक है? Right. Like for Right. example, I'll show it to you. I'm sure it will be here. अब जिस तरह यहाँ पे ये engine है, ये जहाज का, this is on the side of the fuselage. Yes, sir. Similarly, in some aircraft, you will find it right in the middle of the, in front of the nose. Right. तो इस तरीके से पीटो ट्यूब की डिफरेंट जगहें होती हैं. ऑलराइट, so clear on the, Right, sir. on the, now this is called, let me write it down here for you, not on sticky note. एक मिनट में आपको थोड़ा छोटा पेन ले लेता हूँ and let me take it. So the first thing would be IAS, which is indicated your airspeed. ठीक है, this is what is being indicated. लेकिन आपको पता है कि ये एयर फ्लो आ रहा है, राइट, एंड दिस इज द रिलेटिव एयर फ्लो. सो मिसाल के तौर पे, इफ एन एयरक्राफ्ट इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड and there is wind blowing at 100 knots, right? So what will be Right, the sir. indicated,
What will be indicated airspeed? It will Why? definitely, it will show the air pressure or speed hitting the aircraft. Okay, so it will show you 100 knots, right? Indicated airspeed will be 100 knots. So, but Right, when the sir. air, because normally you will never fly in case there is 100 knots of wind blowing, right? So Okay, sir. you will only fly once the wind is within certain limits, like 10 knots or 5 knots or 7 knots, which is normally the wind speed before you take off, generally speaking. Okay? Okay, So, sir. but you are interested in speeds which are above योर टेक ऑफ स्पीड और टेक ऑफ स्पीड के ऊपर भी आपको अपनी स्पीड का पता होना चाहिए. जी अच्छा, सर. और जब आप एयर में जाते हैं तो एयर में जब आप जाते हैं तो स्पीड आपकी जो भी रिलेटिव स्पीड लग रही है आपके पीटो ट्यूब के ऊपर वो आपको स्पीड बताएगी. लेकिन ये जिस तरह मैंने आपको बताया ये गौर से सुने कि जो स्पीड आकर के वो पीटो ट्यूब के ऊपर लग रही है उसमें कुछ इंटरफेरेंसेस भी हो सकते हैं. इंटरफेरेंस का मतलब है कि इफ इट इज वेरी क्लोज to another part of the aircraft, then there will be some disturbance because of that. So indicated जो speed होगी वो it could be quite different. हो सकता है कि 100 नॉट्स की स्पीड के ऊपर हो सकता है कि वो 98 बताए या 102 बताए बिकॉज सर ऑफ ये दी उस वक्त तो हाँ. सर ये उस क्योंकि वक्त होगा जब एयरक्राफ्ट हमारा ग्राउंडेड होगा और उससे नहीं नहीं एयर हिट कर. नहीं नहीं, नहीं ग्राउंड के ऊपर तो आप सॉरी सर, आई अगर एम खड़ा नॉट हुआ है जहाज गेटिंग तो योर आपको वॉइस. कुछ नहीं आई एम बताएगा. नॉट गेटिंग योर जब वॉइस आप सर. मूव करेंगे उस वक्त भी हो गया. कैन यू हियर मी नाउ? यस सर, नाउ इट्स ओके. तो जो position of the pitot tube will also depend on the extreme accuracy. और फिर इंस्ट्रूमेंट जो होता है जो आपको दिखा रहा होता है स्पीड उसमें भी हर इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम कैलिब्रेशन की होती हैं. कैलिब्रेशन का मतलब है आपकी घड़ी भी अगर आप देखते हैं जो एनालॉग घड़ी होती है नॉर्मली उसमें कभी वो स्लो हो जाती हैं. कोई घड़ियां जो है वो तेज जाने लगती हैं. गर्मी होती है फॉर एग्जांपल इन वार्म टेम्परेचर्स वो थोड़ा सा तेज हो जाती हैं. कोल्ड टेम्परेचर्स में वो स्लो हो जाती हैं. राइट? जी ये सर. पता नहीं आपने एनालॉग घड़ियां देखी हैं कि नहीं. हमारे जमाने में तो पहले एनालॉग सारी चीजें होती थी. एनालॉग और डिजिटल का तो आपको फर्क पता है ना? जी सर, राइट. एनालॉग एंड डिजिटल. ओके. सो जो स्पीड इंडिकेटर आपका है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है और आपका जो पीटो ट्यूब की पोजीशनिंग है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है. सो दीज टू प्रॉब्लम्स व्हेन दे आर करेक्टेड वो दूसरी किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करते हैं और फिर ये करेक्शन करते हैं उसमें. सो जब करेक्शन कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड कैलिब्रेटेड एयर स्पीड. Okay, it means we can say that when we are flying in air, our aircraft is flying, और जो हमारे पीटो ट्यूब की वजह से या फिर दूसरी जो डिस्ट्रप्शंस होती हैं उनकी वजह से जो हमारे पास हाँ. एयर आ रहा था उसको जब हम कंपेयर करके क्रैक करते हैं देन करेक्ट दैट इज करते हैं. कॉल्ड सी. Calibrate. So you can say indicated speed corrected for the position error of the pitot tube and the correction for the instrument errors is called the calibrated airspeed. ठीक है. ओके सर, ओके. अब इसके बाद एक और चीज आती है. नाउ दैट वी आर एट स्पीड्स तो जो आप ये दूसरी चीजें भी सीख लें कि एयर इज कंप्रेसिबल. ये आपको पता है एयर इज कंप्रेसिबल. जी सर, राइट. एयर इज कंप्रेसिबल. एयर इज अ फ्लूइड. ठीक है. एंड ऑल फ्लूइड्स are some are more compressible, some are less compressible. Compressible का मतलब ये दब जाती हैं जब स्पीड
आप ज्यादा स्पीड से जाएंगे तो एयर बिकम्स मोर कंप्रेस्ड, राइट? सो कंप्रेसिबिलिटी का भी एक एरर होता है। जब हवा कंप्रेस होकर के पीटो ट्यूब पे लगेगी तो उसमें एक और एरर आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? दैट इज कॉल्ड EAS, इक्विवेलेंट एयर स्पीड। इक्विवेलेंट एयर स्पीड, रिपीट करें दैट सर, इज ईएस को? इक्विवेलेंट एयर स्पीड। देखिए, equivalent is written like this: EQUIV, equivalent airspeed। सर ये हमारे पास तब होगी जब हमारे पास एयर कंप्रेस्ड होके हमारे एयरक्राफ्ट को हिट हाँ, करेगी। तो जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है, अभी मिसाल के तौर पे सेस्ना जहाज है, छोटा जहाज है और स्लो स्पीड जाता है, जिस तरह आपने लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट की बात की है, LSA, राइट? यस जो सर। LSA वगैरह हैं, दे गो बियॉन्ड नॉर्मली 55, 50 नॉट, 65 नॉट्स, इसी के लगभग वो फ्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इतनी ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी एयर की नहीं होती। बट इफ यू आर गोइंग एट मे बी 500 नॉट्स, 600 नॉट्स, देन द एयर बिकम्स कंप्रेस्ड। ठीक है? तो यस सर। जब हायर स्पीड्स के ऊपर कंप्रेसिबिलिटी को कैटर करते हैं कि कितनी एयर कंप्रेस होएगी कितनी स्पीड स्पीड के ऊपर, उसको जब करेक्शन आप करेंगे, दैट इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंट एयर स्पीड, EAS। ठीक है? ओके सर। ऑलराइट, देन this is the speed that has to be corrected for density। डेंसिटी भी हो सकती है ऑल्टीट्यूड के साथ साथ। आपको पता है कि कितनी स्पीड, जितनी ज्यादा आप ऊपर जाएंगे तो क्या चेंजेस आती हैं, प्रेशर कम हो जाता है और टेम्परेचर भी कम हो जाता है, राइट? राइट, राइट सर। So as you keep going up, the temperature as well as the pressure प्रेशर विल going. डिक्रीज। So इसको जब आप करेक्ट करते हैं डेंसिटी को और ये सारे टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो फिर देन यू गेट द ट्रू एयर स्पीड। देन व्हाट इज कॉल्ड द ट्रू एयर स्पीड। ओके सर। समझ लगी आपको? सो ये आपका यस। ट्रू एयर स्पीड है। यस नाउ सर। कैलिब्रेटेड एयर स्पीड आपको पता लगी है कि जब आपके पीटो ट्यूब की पोजिशनिंग प्लस इंस्ट्रूमेंट एरर, when IS is corrected, that means the indicated airspeed is corrected for the positioning error and the instrument error. It is called calibrated airspeed. So calibrated is more accurate than simple indicated airspeed. When it is ओके। corrected for compressibility of the air, as we keep increasing our speed, air gets compressed. Then it is called EAS, or equivalent airspeed. And then corrected for density, ऑल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे डेंसिटी कम होती है और इसके साथ साथ आपका द मॉलिक्यूल्स आर मोर अपार्ट, right? On the surface of the earth it is more dense. As we keep going up, it is less dense. So maybe at राइट सर। 20, 25,000, 30,000, where most of the commercial aircraft fly, it is much less. तो उसको जब हम करेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रू एयर स्पीड। दैट इज ट्रू एयर स्पीड। लेकिन ट्रू एयर स्पीड इटसेल्फ इज आल्सो not going to tell you how fast the aircraft is going on the ground. So how do you get what is called the ground speed? Ground speed. How do you get ground speed? By correcting for the wind. So there may be wind blowing at maybe 20 knots, maybe 30 knots. At high altitudes, there's also a phenomena called jet stream. इसके बारे में आपने सुना है? Jet stream? जी सर, जेट स्ट्रीम्स। Jet stream हाई क्या होता एयर, है जी? सर हाई हाई एयर प्रेशर्स होते हैं, और या फिर हमने हरिकेन्स कह सकते हैं, Okay, जो good. हमारे एयर विंग्स को स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करते हैं। Okay. पूरी दुनिया के अतराफ there is a belt of air that is moving all around it, and that belt is moving at a very fast speed. Let's say
1 मील का डायमीटर भी हो सकता है उसका, और वो बेल्ट पूरी दुनिया के अतराफ एक चक्कर लगा रही होती है, जेट स्ट्रीम. So maybe if an aircraft is flying and true airspeed, let's say, is 400 knots, but there could be a jet stream that is pushing it. You are going in the direction of the jet stream, right? और ये change होती रहती है direction. So jet जी stream सर. जब push कर रही होती है, तो then if it is 100 knots, then your actual ground speed will be 500 knots. अगर आप 400 knots पे fly कर रहे हैं और पीछे से आपको 100 knots की wind मिल रही है, so it will be how much? 500 knots. 500. और Okay. अगर सामने से headwind आ रही है, headwind means it is coming against your flight path, then what will be your ground speed? सर अगर सामने से आ रही है तो देन 100. नहीं, अगर आपकी स्पीड जो है वो 400 नॉट्स है, ओके. जो आपकी ट्रू एयर स्पीड बता रही है वो 400 नॉट्स है, ओके. but there is a wind that is coming right in front of you at 100 knots. So what will be your ground speed? 200 नॉट. नहीं, 400 नॉट्स पे आप जा रहे हैं, 100 नॉट्स की सामने से आ रही है, तो देन इट विल बी 300 नॉट्स. 300. समझ में आ रही बात? जी सर. जी सर. Okay. So this is how ground speed is calculated. अब एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, आपकी कंप्रेसिबिलिटी, जो ईएएस हमने देखा है, ये एयर जो है बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है, और टेम्परेचर्स भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं. सो ट्रू एयर स्पीड और ये जो है इतनी एक्यूरेसी उसमें नहीं रहती. सो दैट इज़ व्हाई वी गेट इनटू व्हाट इज कॉल्ड द मार्क नंबर. मैक नंबर भी बोलते हैं, मार्क नंबर भी कहते हैं. लाइक ब्रिटिशर्स दे कॉल इट मार्क नंबर. Most of the Americans also call it Mach number, but there's some pronunciation आप देखेंगे मैक नंबर भी कहते हैं. सो व्हाट राइट इज सर. मैक नंबर? मैक नंबर का पढ़ा है आपने? जी सर. मैक नंबर भी स्पीड से रिलेटेड हमें पढ़ाया गया है कि हम स्पीड्स कैलकुलेट करते हैं एयरोनॉटिकल या फिर मैक नंबर. मैक नंबर इज the true airspeed divided by the local speed of sound. साउंड राइट आपको सर. पता है कि डेफिनेटली. साउंड की स्पीड जो है वो भी चेंज होती रहती है जी सर. डेंसिटी के साथ. पानी के अंदर साउंड की स्पीड अलग होगी, क्योंकि पानी एक थिकर मीडियम है. ज़मीन के ऊपर अगर आप ज़मीन के करीब हैं तो उधर स्पीड उसकी अलग होगी, 760 माइल्स पर आवर के हिसाब से आपकी साउंड की स्पीड होती है. फिर इसी तरीके से अगर आप जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो एयर बिकम्स थिन, सो द स्पीड ऑफ साउंड विल आल्सो बी, रेजिस्टेंस उसको कम मिलेगा और स्पीड ऑफ साउंड विल बी मच मच फास्टर. ठीक है. सो राइट सर. तो जहाज को ट्रू एयर स्पीड डिवाइडेड बाय लोकल स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करते हैं बाय लुकिंग एट दी टेम्परेचर को सेंस करते हैं, उसकी डेंसिटी को सेंस करते हैं एनवायरनमेंट की, एंड यू गेट. सो मार्क 1 मींस यू आर गोइंग एट द सोनिक स्पीड. मार्क 1 का मतलब यू आर गोइंग एट द सोनिक स्पीड. राइट सर. ठीक है. और मार्क 2 मतलब यू आर गोइंग एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड. इज दैट क्लियर? राइट सर. यस सो सर. इसी तरीके से जो इफ यू आर गोइंग बिलो द स्पीड ऑफ साउंड, इट इज कॉल्ड सबसोनिक. राइट सर. ठीक है. अच्छा, ये भी सारी स्पीड के साथ ताल्लुक है इसका. तो जिस तरह सुपरसोनिक जहाज है, इसका मतलब ये है कि वो इट इज गोइंग एट or higher than the speed of sound. That will be supersonic. Clear on this? यस सर. क्लियर है. Okay. Let me um, let me if I can your frame. अच्छा, अभी हमने जो बात की है
Mach number की, so less than the speed of sound will be subsonic, and very close to the speed of sound, like maybe from 0.95 to 1.1, इसको कहते हैं ट्रांसोनिक, ट्रांसोनिक रीजन। के जहाज के ऊपर कोई ऐसे पार्ट्स होंगे जहां पे हवा आकर के स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा जा रही होगी या करीब करीब जा रही होगी, ठीक है। अच्छा, ये अब आप देखें कि कंप्रेसिबिलिटी की वजह से जो हमने इक्विवेलेंट एयर स्पीड की बात की थी, राइट, बिफोर द ट्रू एयर स्पीड, जी सर। तो इसलिए जितने भी बड़े हाई फ्लाइंग कमर्शियल जहाज होते हैं या इवन फाइटर्स, दे ऑलवेज विल टॉक अबाउट मार्क नंबर, यानी 0.86, 0.78 ऑफ द मार्क, यानी 78% ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड मार्क 0.78 होगा, ठीक है। राइट सर। उसके ऊपर आप फ्लाई कर रहे होते हैं। तो ये इसके ऊपर क्यों फ्लाई करते हैं, इसलिए कि एक देयर इज अ थिंग कॉल्ड मार्क क्रेट, मार्क क्रेट, CRIT, मार्क क्रेट। इट इज रिटन एज एम क्रेट, इस तरह लिखते हैं, एम क्रेट। हर जहाज के ऊपर एक एम क्रेट होता है, वो बताता है कि क्योंकि जहाज के ऊपर जो आपके पार्ट्स हैं, राइट, देयर आर डिफरेंट पार्ट्स, देयर विंग्स, देयर इज फ्यूजलाज, एंड आल्सो द विंग इज क्रिएटिंग द लिफ्ट, यू नो दैट, राइट, यस सर। एरोडायनामिक्स में पढ़ा है। यस लेकिन इवनली हर जगह पे बर्नौलीज थ्योरम भी आपने पढ़ा हुआ है, राइट, कि नहीं पढ़ा? यस सर, याद पढ़ा है? है बर्नौलीज बर्नौलीज। थ्योरम में क्या होता है कि जो विंग का कर्वेचर है, विच इज कॉल्ड द केम्बर, द कर्वेचर ऑफ द विंग इज कॉल्ड द केम्बर। कैम्बर। यस सर। अच्छा, केम्बर जो है वो पूरा इवन नहीं रहता हर जगह पे, तो जितना ज्यादा केम्बर होगा वहां पे आपका प्रेशर ज्यादा होगा, स्पीड, सॉरी, प्रेशर कम होगा और स्पीड ज्यादा होगी। राइट सर। हाँ, सो प्रेशर जहाँ पे ज्यादा होगा वो कर्वेचर होगा, वहां पे प्रेशर लो प्रेशर हो जाएगा, और जो स्पीड होगी वो विल गो अप, हाई हो जाएगी। राइट सर। हाई हो जाएगी। सो अगर हाई कहीं पे ज्यादा हाई हो रही है, कहीं पे कम हो रही हो, बिकॉज कर्वेचर एक ही तरह का है पूरे जहाज पे नहीं है, दैट मीन्स बाज जगहों पे जहाज के सुपरसोनिक एयर फ्लो हो जाएगा। हर जगह पे नहीं होगा, पूरा जहाज नहीं होगा, लेकिन जहाज पूरा होने से पहले कुछ जगहों पे वो स्पीड उसकी जो आपको हवा आकर के मिल रही है जहाज के उस पार्ट पे, वो सुपरसोनिक हो जाएगी। दैट स्पीड, मिसाल के तौर पे आपका उस वक्त आप मार्क पॉइंट मे बी 9 के ऊपर है, मार्क पॉइंट 9, यानी यू आर स्टिल लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड, लेकिन किसी एक पार्ट के ऊपर वो सुपरसोनिक हो जाएगा। जब कभी भी सुपरसोनिक, जब सुपरसोनिक होता है तो क्या होता है, लेट मी क्लियर दिस, I'll draw this। एरोफॉइल का तो पता है ना आपको, एरोफॉइल क्या होता जी सर, एरोफॉइल। है? एरोफॉइल इज समथिंग लाइक दिस, राइट। राइट सर। सो मिसाल के तौर पे यहाँ पे कर्वेचर ज्यादा है एट दिस पॉइंट, सो यहाँ पे कंप्रेस हो गए एयर, एंड कंप्रेस होते 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 इट व्हाट इट बिकम्स इज समथिंग लाइक अ वॉल, समथिंग राइट लाइक अ सर। वॉल। सो दिस इज ओनली एट अ सर्टेन पॉइंट, पहले ये होगा, फिर उसके बाद जहाज जैसे जैसे ज्यादा होता जाएगा वो कंप्रेस होकर के एक वॉल के थ्रू जहाज जो है वो गुजर रहा होगा। सो इट बिकम्स, इससे क्या होगा, एक तो ड्रैग बढ़ जाएगा, राइट, बिकॉज ऑफ द राइट सर। compressed air, compressed air will act as if it is a wall in front of that aircraft part। सो यस सर। जैसे ये शुरू होता है तो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड सुपरसोनिक टक, ये एकदम ड्रैग की वजह से एकदम नोज डिप करती है। सो राइट। जो एरोनॉटिकल डिजाइनर्स हैं, जो एरोनॉटिकल जहाज को डिजाइन करते हैं, बनाते हैं,
वो इस चीज को देखते हैं कि कौन सी जगह पे ज्यादा एकदम लिफ्ट बनेगा और सब में पहले यहाँ पे सुपरसोनिक एयर हो जाएगी, और उस जगह पे वो पूरा जहाज कितनी स्पीड पर होगा, तो उसको कहते हैं माक क्रेट। जहां पे पहली दफा फॉर द फर्स्ट टाइम देर इज सुपरसोनिक फ्लो ऑफ एयर above that aircraft over that part। अच्छा, ओके। यहाँ से फिर उसके बाद जैसे जैसे आपकी और स्पीड बढ़ती जाएगी, लेट्स से एज एन एग्जांपल इस जहाज पे 0.9 पे होता है, लेट्स से 0.9 मार्क 0.9 मार्क, यू हैव मार्क क्रेट। दैट मीन्स किसी एक जगह पे ये हो रहा है, और जैसे जैसे अब और बढ़ती जाएगी स्पीड, आप और बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि और जगहों पे भी ये बढ़ता जाएगा। जब आप मार्क 1 के ऊपर पहुंचेंगे, पूरे जहाज के ऊपर ये कंप्रेस्ड वॉल बन जाएगी, और जब ये इसमें से जहाज गुजरता है, इट इज कॉल्ड अ सोनिक बूम। सोनिक बूम। तो सुपरसोनिक ड्रैग ओके। जो है इतना ज्यादा हो जाता है, जब ड्रैग ज्यादा होगा तो आपको पावर की ज्यादा जरूरत होगी, पावर ज्यादा होगी तो फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा, और फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा तो दैट मीन्स आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी, राइट? राइट सर। एंड दैट इज व्हाई यू सी मोस्ट ऑफ द commercial aircraft are subsonic and they fly below the Mach rate। राइट। ये बात समझ में आ रही है आपके? जी जी सर। ओके। सो मार्क क्रेट जो है ये एक ऐसी चीज है, मार्क नंबर हर जहाज के ऊपर। तो जब कभी भी आप फ्लाई करेंगे तो आपको इस जहाज को मार्क क्रेट से नीचे करना होगा, ताकि फ्यूल कंजम्पशन भी बेहतर हो और उसकी जहाज की परफॉर्मेंस बेहतर हो। ठीक जी समझ में आ सर। रही? तो ये सारी चीजें जो थी ये है आपके स्पीड के बारे में। ऑफ कोर्स वी कैन गेट इनटू मोर डिटेल्स ऑन वेरियस अदर थिंग्स। सुपरसोनिक जहाज जो कॉन्कॉर्ड था, उसका मेन रीजन, although there were some other reasons also, was because it was very very expensive। और ऑब्वियसली जब ये सोनिक बूम भी आता था तो वो भी एक लोगों को डिस्टर्ब करता था। मैं आपको अपनी एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैं जिस तरह 7 सितंबर एक होता था एयरफोर्स डे, अब नहीं मनाया जाता, 6 सितंबर डिफेंस डे होता था। इसी जी तरह सर। 3 मार्च 14 अगस्त यहाँ पे एरोबैटिक्स करते थे हम लोग। तो राइट। मुझे डिटेल किया गया कि मैं एरोबैटिक्स करूं मसरूर के ऊपर, और उस ज़माने में इतनी सिक्योरिटी का खौफ नहीं होता था। सो एंटायर पब्लिक, पूरी शहर जो है वो तकरीबन, उसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो आते थे देखने के लिए एरोबैटिक्स। तो मैं एरोबैटिक्स कर रहा था मिराज में। तो सही। मिराज में जब मैं एरोबैटिक्स कर रहा था, लोग देख रहे थे, तो आई गॉट एक्साइटेड। और मैंने, एक चीज होती है उसको कहते हैं आफ्टर बर्नर। आफ्टर बर्नर इज लाइक फुल थ्रॉटल से और आगे एक और थ्रॉटल का नॉच होता है, उस पे आप जब जाते हैं तो एक्स एक्स लास्ट जो आपका एग्जॉस्ट होता है वहां पे इंजन से और फ्यूल आता है, एंड द स्पीड इंक्रीजेस वेरी फास्ट। सो आई गॉट इनटू आफ्टर बर्नर और आई वेंट सुपरसोनिक। तो सुपरसोनिक जब कभी भी आप जमीन के करीब होते हैं तो वो इतनी ज्यादा आवाज भी आती है और वाइब्रेशन होती है, क्योंकि एक साउंड वेव बहुत तेजी से गुजर रही होती है, दैट कैन, वो उससे जो आपके घरों के और दफ्तरों के और इवन गाड़ियों के भी शीशे जो है वो क्रैक कर जाते हैं, टूट जाते हैं। जी सर। तो इस तरह का वो हो गया, एंड आई गॉट अ वार्निंग कि भाई डोंट डू दिस अगेन। तो राइट सर। तो ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये सुपरसोनिक जो है वो इंसान बगैर रियलाइजेशन के, आप जहाज के अंदर नहीं पता लगता आपको, और स्पेशली एट हाई ऑल्टीट्यूड यू डोंट इवन कम टू नो, एक्सेप्ट द नीडल्स विल जस्ट फ्लिकर अ लिटिल बिट, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पता लगता। बट जमीन के ऊपर ऑब्वियसली देयर इज अ बिग डिफरेंस। So जी सर। anyway, this is all about airspeed. If you have any question or anybody else has any questions, I'll be more than happy to answer. अच्छा सर, इसके अलावा एक और मेरे पास एम्बिग्युइटी आ रही थी। कॉन्सेप्ट इजी था बट मुझे थोड़ा सा टेक्निकली समझ नहीं आ रहा था। Okay. माइक्रो ब्रेस्ट के बारे में। अच्छा।
माइक्रो बर्स्ट क्या होता है कि माइक्रो मीन स्मॉल, जी ठीक है। सर। जब कभी भी थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, जिसको आपने सुना होगा लफ्ज सीबी, वेदर में सीबी क्लाउड्स का सुना है लफ्ज, क्यूमुलो निम्बस। जी सर, सीरस क्लाउड्स, न्यूमलेस क्लाउड। हाँ, तो ये क्यूमुलो निम्बस क्लाउड जो है, सीबी क्लाउड्स कहते हैं इनको इन शॉर्ट। जब ये जमीन के करीब होते हैं तो इसमें डाउन ड्राफ्ट, अब बेसिकली ये दीज आर वेरी क्लोज टू द ग्राउंड जनरली, not very high altitude, but they are low altitude, but they are very dangerous um, from the point of view of flying through it या below it। तो उसके अंदर कई दफा जो हवा का डाउन ड्राफ्ट आता है ना, ये इस तरीके से ये क्लाउड्स हैं, राइट। सो इसके जी सर। अंदर एक्टिविटी होती है, देयर इज एयर फ्लोइंग वेरी फास्ट डाउनवर्ड एंड देन इट इज गोइंग अप ऑल्सो। सो ये अगर आप यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे जहाज, लेट्स से द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग समवेयर ओवर हियर एंड यू हिट दिस डाउन बर्स्ट, बर्स्ट इस तरीके से आपका कोई भी लेट्स से गन है या इसमें से एकदम जिस तरह हाई स्पीड एक चीज आती है, तो उसी तरीके से ये बर्स्ट होता है। सो दिस इज कॉल्ड अ माइक्रो बर्स्ट बिकॉज इट इज अ स्मॉल बर्स्ट बट इट पुशेस द एयरक्राफ्ट वेरी फास्ट डाउन। सो ये माइक्रो बर्स्ट को डिटेक्ट करने के लिए भी आजकल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। सो पायलट्स डू नॉट नो कि यहाँ पे जिस तरीके से माइक्रो बर्स्ट का है, इसी तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग साइड विंड्स होती हैं, वो उनको भी डिटेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हो गए हैं अभी। सो यू नीड टू अवॉइड दिस गोइंग थ्रू और बिलो दी सी बी क्लाउड्स। सो ये बेसिकली दिस इज अबाउट माइक्रो बर्स्ट। एक्चुअली सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह हमारे पास माइक्रो ब्रेस्ट की कंडीशंस आती है, हेड वाइंड आता है, उसके अलावा डाउन ड्राफ्ट आता है, और हमारे पास तीसरी टेल विंड होती है। हम्म तो हमारे पास जो जब हेड विंड स्ट्राइक करती है हमारे एयरक्राफ्ट को, हम्म अ, अगर हम उसको देखें तो ऑन फाइनल अप्रोच द एयरक्राफ्ट इज ऑन डिसेंट एंड एट लो एल्टीट्यूड। मींस जब हमारा एयरक्राफ्ट लैंडिंग कर रहा होता है और लो एल्टीट्यूड पे होता है, हाँ, इट दैट इज वाई एक्सपीरियंसेस। एयर ब्लू का एक एक्सीडेंट हुआ था, भोजा का एक एक्सीडेंट हुआ था, मेरे ख्याल है इस्लामाबाद में। तो उसमें भी माइक्रोबर्स्ट की वजह से वो इट द पायलट जस्ट वांटेड टू गो थ्रू इट एंड ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट इट, बट वेदर के साथ कभी भी आपको चांसेस नहीं लेना चाहिए, यू शुड नॉट टेक चांसेस विद द वेदर एंड ऑफ जी कोर्स सर। इट हिट द ग्राउंड बिफोर इट हैड एक्चुअली रीच्ड द रनवे। समझ जी ये सर। दिस इज माइक्रोबर्स्ट। जी सर, तो वो कह रहे हैं कि इट एक्सपीरियंसेस अ हेड वाइंड causing हेडविंड, lift and aircraft to raise above its descent path. To descend the aircraft back on its actual path, the pilot will decrease the speed. देखो उसमें होता ही है कि जब कभी भी एरेटिक किस्म की विंड्स आती है ना, मतलब इट कुड बी हेड विंड, टेल विंड, इट कुड बी साइड विंड्स, विंड फ्रॉम क्रॉस विंड, इट कुड बी पुशिंग द एयरक्राफ्ट कंप्लीटली डाउन एंड ऑल। सो पायलट जब वो रिएक्ट करता है उसको करने के लिए, बिकॉज दिस इज सो फास्ट एंड Right, इट sir. हैपेंस इन, सो योर रिएक्शंस विल ऑलवेज एंड द एयरक्राफ्ट विल रिएक्ट आफ्टर यू रिएक्ट। तो वो रिएक्शन जो है वो ऑपोजिट कई दफा हो जाता है। सिमिलरली जब कभी भी जहाज लैंड करता है और इट गेट्स इनटू, देयर इज अ थिंग कॉल्ड पोर्पोइज। हाँ, मिसाल के तौर पे अब ये रनवे अगर है, लेट मी क्लियर दिस फ्रेम, अगर आपका ये रनवे है और आपने टच डाउन किया एंड यू bounce up. So you, by the time you correct it and push it, because if it is going up, you'll push it down, it will come back again. And this is how sometimes the path of the aircraft goes in a porpoise thing. यही चीज जो अगर एयर में हो रही है तो इसमें भी इट माइट बी मच मोर एग्जैजरेटेड, वो इस तरीके से करके इट माइट इवन हिट द ग्राउंड। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हेडविंड स्ट्राइक करती है तो हम्म जो एयरक्राफ्ट है वो राइज अप क्यों होता है? क्योंकि अगर हमारे पास ऊपर से हेडविंड स्ट्राइक कर रही है तो उसकी नोज जो हमारी देखो, पोजीशन। हेडविंड मीन्स मोर स्पीड। देखो स्पीड जो जहाज के जो जितने भी कंट्रोल्स हैं
वो स्पीड से कंट्रोल कर रहे हैं ना। तो जी सर। आपके पीटो ट्यूब के अंदर क्या होगा कि पीटो ट्यूब आपको ज्यादा स्पीड बताएगी। तो ज्यादा जब कभी भी जो लिफ्ट का क्या फॉर्मूला है याद है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर द लिफ्ट। यस सर, टू रो हाँ, वी स्क्वायर। यस सी सर। एल हाफ रो वी स्क्वायर। सी एल जो है ना बेसिकली इट्स एंगल ऑफ अटैक। ठीक है, ये। और दूसरा है आपका स्पीड। जो स्पीड है इट हैज, देखिए स्क्वायर्ड है ये। दैट मीन्स अगर आपकी स्पीड कोई भी एक स्पीड है, लेट्स से 100 नॉट्स है, तो दैट विल हैव एन एक्सपोनेंशियल इफेक्ट ऑन द लिफ्ट। अगर वहां से आप 200 नॉट पे जाएंगे तो आपकी कंट्रोल इफेक्टिवनेस एज वेल एज द लिफ्ट जनरेशन विल बी नॉट डबल, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स। ठीक है, लिफ्ट आपकी मिसाल के तौर पे लेट्स से फिगर है 4 है, तो अगर स्पीड आपकी डबल होगी तो वो 16 हो जाएगी। राइट सर। ठीक है। सो इसी तरीके से जब हेडविंड आती है तो वो आपकी लिफ्ट जब ऊपर जाएगी तो इट विल जनरली पुश द एयरक्राफ्ट अप बिकॉज ऑफ द लिफ्ट इंक्रीजिंग। ठीक है, इसमें यू कैन नॉट डू अबाउट दिस विच इज हाफ रो एंड एस इज फॉर द विंग एरिया, द विंग स्पैन एरिया। राइट सर। तो बेसिकली दीज आर द टू थिंग्स, ये एंगल ऑफ अटैक और ये जिससे आपकी लिफ्ट बढ़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आपको इस तरह की चीज होती है विच इज एबनॉर्मल एंड सडन, normally the aircraft is unable to, or the pilots are unable to cater for it. So within certain limits, yes, you can, but when it exceeds the limitations, then it becomes difficult and dangerous. ओके सर, इसके बाद हमारे पास जो डाउन ड्राफ्ट है, हमारा जो डाउन ड्राफ्ट होगा वो हमारे पास एयरक्राफ्ट को डाउनवर्ड पुश हाँ, करेगा। डाउनवर्ड पुश करेगा। ऐसे ही है जैसे ऊपर से कोई चीज आपको धक्का दे रही है नीचे। जी सर। ठीक है, दैट्स द डाउन ड्राफ्ट। ओके, उसके बाद सर हमारे पास फेज 3 आता है टेल विंड। हाँ, तो ठीक है। अब सबसे पहले जैसे हमारे पास आया था हेड विंड आई थी, तो हमारा एयरक्राफ्ट राइज अप हो रहा था। उसके बाद हमने स्पीड कम कर ली कंट्रोल करने के लिए, फिर अचानक से हमारे पास सर्ज ऑफ डाउन ड्राफ्ट आता है, जिसकी वजह से हमारा एयरक्राफ्ट डाउनवर्ड मूव हो रहा नीचे है। से, हाँ ठीक है। और फिर उसके उसके बाद बाद अगर टेल विंड आएगी तो इट विल जी बी द सर। ऑपोजिट ऑफ हेड विंड। अच्छा, टेल विंड इज समथिंग विच इज स्टेडी। टेल विंड इज समथिंग विच इज गुड इन नेविगेशन। जब नेविगेट कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, इट इज गुड बिकॉज आपकी जो ग्राउंड स्पीड है वो बढ़ जाएगी। हमने हमने क्या बताया था, टी ए एस प्लस विंड प्लस जी और सर। माइनस विल गिव यू द ग्राउंड स्पीड, के जमीन के ऊपर आपकी क्या स्पीड होगी। ट्रू एयर स्पीड प्लस, अगर टेल विंड है तो आपकी बढ़ जाएगी। यू विल ऐड टू दी ट्रू एयर स्पीड। जिस तरह हमने एग्जांपल दिया कि 400 नॉट्स के ऊपर जा रहे हैं और 100 नॉट्स की टेल विंड आ रही है, तो जी सर। ऑब्वियसली 500 नॉट्स हो जाएगी आपकी ग्राउंड स्पीड। यू बिल्कुल। विल एक्चुअली बी ट्रैवलिंग ऑन द ग्राउंड, अगर आप ग्राउंड से कंपेयर करेंगे 500 नॉट्स की स्पीड से आप जा रहे होंगे। जी सर। अगर लेकिन अगर हेड विंड होगी तो 300 नॉट्स हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है। जी अच्छा, सर। लेकिन दिस होल थिंग इज good when you are navigating, but when you are landing, it is not good. That is why all aircraft will always be landing into the wind, यानी जहां से विंड आ रही है हेड विंड की डायरेक्शन में आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप लैंड कर रहे होंगे हर वक्त। सो इफ द विंड इज ब्लोइंग लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन, तो आप, इफ दिस इज द रनवे, यू विल ऑलवेज कम इन एंड लैंड इन दिस डायरेक्शन। ओके सर, ये जो टेल विंड होती है हमारे पास, क्या ये हमारी लिफ्ट को भी डिक्रीज करने का बायस बनती है? ये आपके जो लैंडिंग के वक्त जो आपको प्रॉब्लम होती है, वो जी सर। लैंडिंग के वक्त जो प्रॉब्लम होती है वो क्या प्रॉब्लम होती है कि आपके कंट्रोल्स इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। इसलिए यू शुड, दो चीजें होती हैं, कंट्रोल इफेक्टिवनेस एंड ऑफ कोर्स आपका द लेंथ ऑफ द रनवे। अगर मिसाल के तौर पे लेंथ ऑफ द रनवे लेट्स से 9000 फीट का रनवे है आपका, राइट। जी सर। अगर पीछे से टेल विंड आ रही है तो मे बी यू विल एक्सीड
डिपेंडिंग अपॉन कौन से जहाज पे आप जा रहे हैं, आपका लैंडिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा. यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप ऑन द रनवे. राइट. ठीक है ना, एक ये इफेक्ट आता है. लेकिन ऑब्वियसली जब टेलविंड आ रही होती है तो आपका एक्चुअल इफेक्टिवनेस भी कम हो जाएगा और आपकी लिफ्ट भी कम हो जाएगी. राइट सर. सर इसके अलावा लास्ट मेरे पास एक पॉइंट है, वो है मेरे पास स्टॉर्म अप्रोच. क्या कि स्टॉर्म का. यस सर, जब हम स्टॉर्म अप्रोच करते हैं हाँ हाँ तो उसमें हम दो चीजों को देखते हैं, एक है विंड शेयर और एक है गस्ट. हाँ. विंड शेयर जो है ना, विंड जी सर. शेयर इज वेरी डेंजरस. और विंड शेयर के भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं दैट विल, पहले नहीं थे लेकिन फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स, लास्ट आई थिंक अबाउट 7-8 साल से ये कई जगहों पे विंड शेयर इंडिकेटर्स लगे हुए हैं. तो आप, विंड शेयर इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग शिफ्ट इन द विंड डायरेक्शन एंड स्पीड. जी सर, और इसमें एक और पॉइंट भी बताया गया कि विंड शेयर हमारे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होते हैं ना एयरक्राफ्ट का, हाँ उसमें रैपिड चेंज लेके आती है विंड शेयर और उसको डिस्टर्ब बिल्कुल करती है. बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मींस हमारी जो लिफ्ट होती है, हम इन चीजों को इंक्लूड करेंगे ना. नहीं देखिए, अगर आपका ये जहाज है, जी सर. दिस इज एन एयरक्राफ्ट, जब वो विंड शेयर होगा ना तो इट विल गो साइडवेज, इट कुड गो दिस वे, इट कुड बी गोइंग दिस वे, इट कुड बी डिपेंड्स अपॉन के, बिकॉज उसका कोई विंड शेयर का पैटर्न जो है ना वो आपको पता नहीं होता है. वो सडनली एकदम 50 नॉट्स की विंड आ गई और आपको एकदम उठा करके उसने उधर कर दिया या इधर कर दिया. तो राइट सर. दिस इज विंड शेयर. राइट सर, और तो इसके अलावा. जी दूसरा सर. क्या था आपका सवाल. गस्ट इज अ शॉर्ट स्ट्रॉन्ग सडन रश ऑफ विंड. गस्ट जो होती है वो गस्ट इज वेरी वेरी शॉर्ट एंड जी वेरी सर. टेम्पररी. गस्ट में क्या होता है कि उसकी भी एक लिमिट होती है. जब कभी भी आपको विंड के बारे में कोई बताएगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जनरली will tell you the wind speed is 10 knots gusting to maybe 20 knots. तो इसका मतलब ये है कि वो 10 नॉट स्टेडी विंड आ रही है लेकिन एकदम सडनली 20 नॉट चले जाती है, फिर राइट 10 पे सर. आ जाती है. सो गस्ट के लिए यू हैव टू बी केयरफुल कि गस्टी विंड्स, अगर हर जहाज की एक लिमिटेशन भी है कि गस्ट फैक्टर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. और क्रॉस विंड की भी एक लिमिटेशन होती है कि मिसाल के तौर पे अगर 30 नॉट्स है और आपका ये डायरेक्शन है एंड इट इज कमिंग फ्रॉम 30 डिग्रीज, द विंड इज कमिंग फ्रॉम 30 डिग्रीज. ठीक है, 30 राइट. डिग्रीज फ्रॉम द राइट एंड इट इज 30 नॉट्स, 30 नॉट्स की, जैसे 30 नॉट्स की विंड आ रही है फ्रॉम 30 डिग्रीज टू द राइट, तो आपकी हेड विंड कंपोनेंट कितना होगा. आपकी हेडविंड. हेडविंड कंपोनेंट जो है वो 15 नॉट्स होगा. किस तरह, साइन ऑफ 30 डिग्रीज, यस सर. साइन ऑफ 30 डिग्रीज इज हाउ मच, 0.5. Sine of 30 degrees is 0.5. So राइट सर. 30 degrees, 0.5 of 30 knots is 15 knots. तो आपको 15 knots का अगर आपकी जहाज की लिमिटेशन है तो आप ये कर सकते हैं. और डिपेंडिंग अपॉन, और आपका जो क्रॉस विंड होगा विल बी कॉस ऑफ 30 डिग्रीज विच इज 0.86 ऑफ 90%. तो अगर हो सकता है आपकी क्रॉस विंड लिमिटेशन की वजह से आप नाव लैंड कर सकें. राइट सर. Okay. Any यस other सर. question? बस सर, Anybody थैंक. else wants to ask anything? Ansari, Zia Saab, or anybody else? थैंक यू मुगनी साहब, वेरी इंफॉर्मेटिव. असद साहब के क्वेश्चन भी बड़े एंजॉय किए मैंने, और बीइंग ए ट्रैफिक कंट्रोलर एक्स रिटायर्ड, आई एंजॉय रिकॉर्डिंग एंड रिफ्रेशिंग द नॉलेज. माशाल्लाह. और आपने बिल्कुल सही मिसाल दी इसकी बोझा की. आई वाज लिटिल ऑन ड्यूटी एट दैट टाइम व्हेन बोझा वाज crashed. Yes, It was a microburst which you have explained very well. yes. So your today's briefing was equally good for the air traffic controller if anybody is listening. And of course, हसनैन, ये जिया साहब जो हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं एंड वेरी वेल रेप्यूटेड माशाल्लाह एयर ट्रैफिक कंट्रोलर. ही हैज अ वेरी गुड रिकॉर्ड फॉर कंट्रोलिंग एयर ट्रैफिक कंट्रोल. इस्लामाबाद में भी रहे हैं, दिल्ली में भी. माशाल्लाह.
तो थैंक यू वेरी मच मुफ्ती साहब फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। एक्चुअली आप तो मेरे उस्ताद के भी उस्ताद हैं। अफसर मलिक साहब वाज माय radar OJTI. यस यस You are the उस्ताद of अफसर मलिक साहब. I जी have the lot of respect for you. या थैंक यू जय सर। सर वली साहब आपसे एक रिक्वेस्ट थी। जी जी बोलिए। सर एक्चुअली क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं तो हम पूरा वीक स्टडी करते हैं, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें गूगल या यूट्यूब से भी गाइड नहीं होते। तो अगर हर संडे अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो आप 10-15 मिनट हमें दे दे तो हमारी क्वेरीज हम आपसे गाइडलाइन हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जब कभी भी आपको ऐसे सवाल हो तो आप दूसरे स्टूडेंट्स को भी इनवाइट कर सकते हैं। वी कैन डिस्कस इन ग्रेटर डिटेल, देयर इज जस्ट नो प्रॉब्लम। और द ओनली थिंग इज के ड्यूरिंग द वीक डेज थोड़ा सा टाइट स्केड्यूल होता है मेरा। जनरली संडेज को ठीक होता है, लेकिन बाद संडेज को भी मेरे पास अवेलेबिलिटी होती है, बाद में नहीं होती। तो मेरे से कोऑर्डिनेट कर लिया करें, कोई बात नहीं। आज 2 बजे भी मेरी एक क्लास है। एक स्टूडेंट है जो प्राइवेट पायलट लाइसेंस कर रहे हैं, उनके लिए ग्राउंड स्कूलिंग है। वो एयरक्राफ्ट इंजीनियर भी हैं, and he is learning flying. So if you anybody wants to join in, that will be around 2 o'clock. You are more than welcome. ओके सर, आप उसका लिंक शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। बाकी हम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे, जिस संडे आप अवेलेबल होंगे आप हमें इन्फॉर्म कर दिए। I will do that. चलिए ठीक है। जनरली मैं लिंक में यही इस्तेमाल करता हूँ, तो you can save it and you can ask me any questions. आप डायरेक्टली मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, और एविशनाइजिंग पाकिस्तान के ऊपर भी आप पूछ सकते हैं। तो अगर कोई छोटा मोटा, बिकॉज ये आपने जो कैलिब्रेटेड किया, मैंने कहा ये पूरी स्पीड्स के बारे में सारी चीज़ें आपको बता दूं ताकि क्लैरिफिकेशन हो जाए, जी और सर। वजह से ये हमने सेशन रख लिया। चलें, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. थैंक यू जिया साहब, थैंक यू हारिस। ओके, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। हाँ जी, एक खाली एक खाता हूँ अभी और। एक और लूंगा। हाँ।